Hello, dear students and respected teachers. Welcome to online 5-day workshop on TSIR UGC NET JRF LS preparation in life sciences. Myself, Lalji Kanogia, ex-faculty of Bhavans College, Andheri, Mumbai, currently working at Institute for Advanced Studies, IFS Pune. So, I am going to take a lecture on the population genetics. Population genetics से related एक topic को हम introduce करने वाले हैं. Population genetics, this topic is a part of unit number 11 from the CSIR NET syllabus. CSIR NET syllabus का unit number 11 से ये topic है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ते हैं. सो आइए शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में. व्हाट इज एग्जैक्टली पॉपुलेशन जेनेटिक्स और कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो कि यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? What is population? So, population is a group of individuals of same species present at any particular place on particular time. So this is the simple definition of population. Now along with this we are actually talking about the genetics. जेनेटिक्स के हिसाब से हम पॉपुलेशन को यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन के बारे में कि हमेशा देखने को मिलेगा ऑलवेज द पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू द न्यू पॉपुलेशन. ऑलवेज द एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस इट जनरली अकर्स इन अ पॉपुलेशन. सो इसीलिए ऐसा भी लिखा जा सकता है दैट इज द पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ एवोल्यूशन. तो एवोल्यूशन के अंदर जनरली हम क्या पढ़ते हैं? एवोल्यूशन के अंदर हम जनरली पढ़ते हैं कि कोई नई स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है. और जब कभी भी हम नए स्पीशीज के फॉर्मेशंस की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द करंट कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सो ऑलवेज पॉपुलेशन इवॉल्व्स इनटू द न्यू पॉपुलेशन. हमेशा जो भी एवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो भी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, नए स्पीशीज के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, वो हमेशा किस में होते हैं? पॉपुलेशन के अंदर. सो ऑलवेज पॉपुलेशन इवॉल्व. हमेशा कौन इवॉल्व करता है? पॉपुलेशन इवॉल्व करती है. सो एग्जैक्टली इस बात को समझने के लिए आइए एक छोटा सा डायग्राम बना करके इस चीज को इंट्रोड्यूस करें. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी particular place. This circle is representing some particular place और इस place के अंदर कुछ particular individuals रहते हैं. For example, this particular place containing the population of some species A. ये कोई species A की population है. This population we are labeling it as a parental population. इसे parental population कहा जाएगा. अब हम कह रहे हैं कि कैसे कोई population evolve करती है, इसके बारे में बात करें. So कोई population किस तरह से evolve करती है अगर उसके बारे में बात की जाए, so any particular population
because of the accumulation variation, कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी हम किसी पॉपुलेशन के एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो कोई पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे काम करते हैं, कैसे वो पॉपुलेशन इवॉल्व होकर के कोई नए पॉपुलेशंस को क्रिएट करती है। सो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल जनरेशंस जो है वो आती रहे, फॉर एग्जांपल ये जो भी कंसिडर्ड पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर कई जनरेशंस तक क्या होता रहे, नए इंडिविजुअल्स का बर्थ होता रहे, और वो नए इंडिविजुअल्स सर्वाइव करने के बाद और भी नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते रहे। सो मल्टीपल राउंड्स ऑफ जनरेशंस will leads to the accumulation of lot of variation in the population। इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस accumulate हो जाएंगे, और अगर ये वेरिएशन इस हद तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि ये पूरी की पूरी स्पीशीज कुछ समय के बाद दो अलग अलग लीनिएज में डाइवर्ट हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज सिंपली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इस डाइवर्जन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज बाय द स्पेसिएशन। So because of continuous variation accumulation into the population, after the some time, after thousands of years, it will be observed that maybe now this population or the individuals of this population, they are get evolved as a two different populations। कैसे? तो अब हो सकता है कुछ समय के बाद हमें क्या देखने को मिले कि इसी पॉपुलेशन के अंदर अब कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स फॉर्म हो गए हैं डाइवर्जेंस की वजह से, स्पेसिएशन की वजह से, जो कि अब पुराने पेरेंटल पॉपुलेशन से मैच नहीं करते, थोड़े से अलग हैं। तो उन्हें हम क्या नाम दे देंगे? स्पीशीज बी। सो स्पीशीज ए जो पेरेंटल पॉपुलेशन थी, अब ये पेरेंटल पॉपुलेशन के अंदर कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस की वजह से क्या हो जाता है, कई सारे वेरिएशंस के एक्यूमुलेशन की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे वेरिएंट बन जाएं, कुछ ऐसे वेरिएंट्स की पॉपुलेशन क्रिएट हो जाए जो कि स्पीशीज ए से पूरी तरह से अलग हो, एंड दिस एंटायर फिनोमिनन विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। इस तरीके से क्या हो जाएगा? नए स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो जब कभी भी हम नए स्पीशीज के फॉर्मेशन की बात करते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, तो दो बेसिक पार्ट्स में इसे पढ़ा जाता है, दैट इज this entire part in which this entire population is accumulating a lot of variation during the multiple generations. This phase is called as a micro evolution। इसे क्या कह दिया जाएगा? माइक्रो एवोल्यूशन कह दिया जाएगा। तो माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है? माइक्रो एवोल्यूशन इज बेसिकली द entire process in any population which is occurring the in any particular population, that is इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है। माइक्रो एवोल्यूशन से मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉपुलेशन के अंदर कई जनरेशन्स के दौरान कई सारे वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, फेवरेबल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और तब तक जब तक ये वेरिएशन इतने ज़्यादा ना हो जाए कि अब उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट करने लगे, डाइवर्ज करने लगे, या अलग अलग बनाने लगे। तो तब तक के फेज को क्या कह दिया जाता है? माइक्रो एवोल्यूशन। और माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक चेंजेस आते हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड चेंजेस पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल में नहीं आते कि उन्हें अलग स्पीशीज कह दिया जाए। बट आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड मे बी दैट वेरिएशन दे बिकम वेरी लार्ज। ये वेरिएशन इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि इन ज़्यादा वेरिएशंस की वजह से अब उस पॉपुलेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग तरीके के मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल जो अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करने लगे हैं, जो कि किसी कॉमन पेरेंटल पॉपुलेशन से ही डिराइव हुए हैं, उन्हें हम दो अलग अलग
पॉपुलेशंस कह देंगे। सो दिस पॉपुलेशन, दिस वन, दिस इज नथिंग बट अ पेरेंटल पॉपुलेशन। ये तो अभी भी पेरेंटल पॉपुलेशन ही है। बट नाउ दिस पॉपुलेशन इज द न्यू पॉपुलेशन। ये एक नई पॉपुलेशन है जो जस्ट अभी अभी किसी माइक्रो एवोल्यूशन की वजह से, कई सारे माइक्रो एवोल्यूशंस की वजह से, और माइक्रो एवोल्यूशंस के एक्युमुलेशन के बाद फॉलोड बाय डाइवर्जेंस यू कैन से, और द स्पेसिएशन यू कैन से, दो अलग अलग ग्रुप्स में बंट गया है। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ मैक्रो एवोल्यूशन। सो जो एवोल्यूशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हमेशा कौन से लेवल पर देखने को मिलता है? पॉपुलेशन लेवल पर देखने को मिलता है। एंड द कंटिन्यूअस माइक्रो एवोल्यूशन, और वी कैन से द कंटिन्यूअस accumulation of micro evolution will leads to the macro evolution. And when you are talking about the macro evolution, actually you are talking about the process by which new species are get formed. So macro evolution से हमारा मतलब है कि अब क्या हो चुकी है, कोई नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो चुका है किसी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से। सो इस तरीके से हमेशा क्या इवॉल्व करती है? पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। पॉपुलेशंस के अंदर वेरिएशंस की वजह से क्या आ जाता है? डाइवर्जेंस आ जाता है, या माइक्रो एवोल्यूशंस की वजह से, मल्टीपल राउंड्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशंस की वजह से क्या आ जाता है? स्पेसिएशन आ जाता है। एंड द स्पेसिएशन विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो याद रखें कि जब कभी भी हम बात करें किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, तो एवोल्यूशन हमेशा किस में देखने को मिलता है? पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस नहीं होते, इंडिविजुअल लेवल पर हम एवोल्यूशन नहीं पढ़ते। ऑलवेज पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू द न्यू पॉपुलेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली जो भी पॉपुलेशंस नेचर में पाए जाते हैं, हम उन्हें दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। So according to the population genetics, we are introducing two different types of populations. नेचर में जितनी भी populations हैं, वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं। उन सब के ऊपर एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस काम करते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हिसाब से, हम दो तरीके के पॉपुलेशंस के बारे में जनरली बात करते हैं। कौन कौन से दो तरीके के पॉपुलेशंस के बारे में हम जनरली बात करते हैं? तो सबसे पहला टाइप दैट इज कॉल्ड इवॉल्विंग पॉपुलेशन। तो सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? इवॉल्विंग पॉपुलेशंस का। और जो दूसरी कैटेगरी है पॉपुलेशंस की, वो क्या है? सो द सेकेंड कैटेगरी इज नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। So according to the population genetics, we are introducing two different type of population. The first one, that is evolving population, and the second one is non-evolving population. What is the meaning of evolving population? जब कभी भी हम evolving population की बात कर रहे हैं, तो evolving population is also called it as Mendelian population. और नेचर के अंदर सारे के सारे पॉपुलेशंस कैसे हैं? इवॉल्विंग पॉपुलेशंस ही हैं। जबकि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इट एज अ हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। सो हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन एक ऐसे पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है which is non-evolving population according to the population genetics. लेकिन जब कभी भी हम नेचुरल पॉपुलेशंस की बात करते हैं विच इज़ अ टाइप ऑफ इवॉल्विंग पॉपुलेशन, तो इवॉल्विंग पॉपुलेशन को मेंडेलियन पॉपुलेशन भी कह दिया जाता है। नाउ वी आर सिंपली इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इवॉल्विंग पॉपुलेशन, कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट?
क्या मतलब होता है जब हम कभी भी ये कह देते हैं कि कोई पॉपुलेशन क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस? सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है, सो हाउ वी कैन मेजर द एवोल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन के एवोल्यूशन को कैसे मेजर किया जाता है? सो द evolution of population, it is measured by calculating changes in allelic frequencies. तो याद रखें कि जब कभी भी हम बात करें कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो सबसे पहले चेंजेस आते हैं दैट इज द माइक्रो एवोल्यूशन. और माइक्रो एवोल्यूशन के दौरान किसी पॉपुलेशन के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे जेनेटिक लेवल पर होंगे. और जेनेटिक लेवल में जो भी एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, इट इज एक्चुअली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द चेंजेस इन allelic फ्रीक्वेंसी. allelic फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं और उन allelic फ्रीक्वेंसी के चेंजेस को ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है. So this is the way by which we can identify the population is evolving or not. जब कभी भी हम हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, so here we can observe no change in allelic frequency. यहाँ पर allelic frequency के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस और द फैक्टर्स आर देयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एवोल्यूशनरी चेंजेस. ये जो भी allelic फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन के अंदर माइक्रो एवोल्यूशन के दौरान, ये किन वजहों से आते हैं? सो वी आर सिंपली इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस are occurring due to what are the different reasons. Because of that all these changes in allelic frequencies are occurring. कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है? तो कौन सी रीजंस हैं, कौन सी वजहें हैं, उन्हें लिखें. तो सबसे पहली वजह जिसकी वजह से कोई पॉपुलेशन इवॉल्व करती है, माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं और उसके अंदर वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं. तो याद रखें, वेरिएशन इज वी कैन से बेसिक यूनिट फॉर द एवोल्यूशन. अगर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं, फेवरेबल वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं, तो कुछ समय के बाद उन वेरिएशंस की वजह से जो भी डिसेंडेंट्स बनेंगे, दोज डिसेंडेंट मे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स फ्रॉम इफ यू कंपेयरिंग विद देयर पेरेंट्स. सो पेरेंट्स या एंसेस्ट्रल स्पीशीज से जब हम किसी डिसेंडेंट को कंपेयर करेंगे, सो बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ वेरिएशन दे मे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फीचर्स. तो सिंपली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज किन वजहों से आता है. सो द फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से कोई पॉपुलेशन इवॉल्व करती है तो वो है नेचुरल सिलेक्शन. आफ्टर दैट नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन की allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इवॉल्व होती है. द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन. Sexual selection will also leads to the change in allelic frequency. Sexual selection is also written as a non-random mating. So non-random mating की वजह से भी वेरिएशन आता है, या इसी को हम सेक्सुअल सिलेक्शन भी कह देते हैं. द नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है दैट इज द म्यूटेशन. म्यूटेशन भी एक ऐसा फैक्टर है which will lead to the changes in allelic frequency.
और अगर किसी पॉपुलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो हम सिंपली कहेंगे दैट पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग पॉपुलेशन. व्हाट आर द नेक्स्ट फैक्टर? नेक्स्ट फैक्टर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी क्या आता है? वेरिएशन आता है. So there are various types of factors are there which is responsible for the change in allelic frequency. और अगर allelic frequency में change आ रहा है किसी population के, इसका मतलब वो population evolving population है, evolve कर रही है. Next factor that is migration, also written as a gene flow. तो ये कुछ फैक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए एंड दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशनरी चेंजेस. अगर ये सारे फैक्टर किसी पॉपुलेशन पर काम करेंगे तो वो पॉपुलेशन के अंदर अर्ली फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, और अर्ली फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज होता जाएगा तो ऐसी पॉपुलेशंस को हम सिंपली इवॉल्विंग पॉपुलेशन कह देंगे. So likewise, these are the few examples of the factors which are mainly responsible for the evolutionary changes in any population. किसी भी population के अंदर इन सारे factors की वजह से क्या आता है? evolutionary changes आते हैं, micro evolution आता है. Now, जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है उसके क्या फीचर्स हैं? तो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के फीचर्स को अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे. सो समझिए कि सबसे पहले याद रखें कि जब नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ नॉन इवॉल्विंग. अगर ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये है कि सारे एवोल्यूशनरी फैक्टर्स जिनके बारे में हमने यहाँ पर नीचे बात की है, ये सारे के सारे फैक्टर्स इस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होते. इसका मतलब अगर बात की जाए नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन की, तो इसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करता. देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन. इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करता. उसी के साथ साथ नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला फैक्टर भी काम नहीं करता. उसी के साथ साथ नो सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन वाला फैक्टर भी काम नहीं करता. नो सेक्सुअल सिलेक्शन की बजाय हम यहाँ पर रैंडम मेटिंग भी लिख सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली रैंडम मेटिंग? रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है? सो नेचुरल सिलेक्शन वाला फैक्टर काम नहीं करता, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला फैक्टर काम नहीं करता. नो सेक्सुअल सिलेक्शन इज वर्किंग ऑन द नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के ऊपर या नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के अंदर अगर रैंडम मेटिंग हो तो अर्ली फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती. तो इस बात को याद रखना है कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग होती है, ठीक है, जबकि इवॉल्विंग पॉपुलेशन के अंदर नॉन रैंडम मीटिंग होती है. तो इस बात को भी ध्यान रखें ताकि जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो ये हमें कंफ्यूज ना कर सके. नेक्स्ट, सो नो सेक्सुअल सिलेक्शन, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि रैंडम मीटिंग की वजह से एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आते, अर्ली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. दैट इज नेक्स्ट फैक्टर इज नो म्यूटेशन. म्यूटेशन वाला फैक्टर काम नहीं करता. उसी के साथ साथ नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाला फैक्टर भी काम नहीं करता. देन नो माइग्रेशन और नो जीन लो. तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन की बात करोगे, सो हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन इज अ टाइप ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, और नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी एवोल्यूशनरी फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है. तो इस तरीके से ये जो भी बातें हमने लिखी हैं इसे जनरली पढ़ा जाता है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स.
of हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। तो ये जो भी बातें हमने लिखी हैं इसी को पढ़ा जाता है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। तो इस तरीके से जब कभी भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हम बात करेंगे तो कई सारे कंसेप्ट हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करने होते हैं। हमें पढ़ना होता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे किसी पॉपुलेशन को इवॉल्व करने में हेल्प करता है और द नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस एंड चेंज इन अर्ली फ्रीक्वेंसी। उसी के साथ साथ हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन leads to the evolutionary changes in any population, how the sexual selection can lead to the evolutionary changes in any population, how the mutation can lead to the evolutionary changes in any population, how independent assortment and migration or gene flow will lead to the evolutionary changes in an population। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में अगर ओवरऑल बात की जाए तो हम यही पढ़ रहे होते हैं कि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो भी वेरिएशंस आते हैं इन अलग अलग फैक्टर्स की वजह से वो कैसे आते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। लेकिन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो बात हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट, दैट इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इस वाले पॉइंट को हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वाले टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। न CSIR नेट के अलावा सेट, गेट और जितने भी लाइफ साइंसेस के एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन श्योरली आता है। सो हार्डी वेनबर्ग वाले टॉपिक को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। सो बी रेडी फॉर दिस टॉपिक, दैट इज हार्डी वेनबर्ग। सो आइए शुरुआत करें हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को पढ़ने की, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को पढ़ने की। सो वी आर सिंपली इंट्रोड्यूसिंग द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, शुरुआत करें। तो अभी हमने बात की हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन इज अ टाइप ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, और क्योंकि ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है तो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस के क्या फीचर्स हैं। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस के फीचर्स हैं कि यहाँ पर अलिलिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। कितनी भी जनरेशन्स गुजर जाएं, कितनी भी जनरेशन्स बीत जाएं, इन पॉपुलेशंस के अंदर किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं आता। नाउ द पॉइंट्स व्हाट वी हैव रिटन अंडर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, इन्हीं को हम पढ़ते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। सो हार्डी वेनबर्ग कंसेप्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो अलग अलग तरीके के आते हैं। दो तरीके के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेटमेंट वाला, दैट इज कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन के बारे में नहीं है। यहाँ से सबसे पहले तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हमें ये पता है कि व्हाट आर द characteristics of non-evolving population, that is nothing but a Hardy-Weinberg population, तो वो स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन, कि हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन के ऊपर म्यूटेशन वाला फैक्टर काम नहीं करता, रिकॉम्बिनेशन वाला फैक्टर काम नहीं करता, सेक्सुअल सिलेक्शन वाला फैक्टर काम नहीं करता, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए क्योंकि रैंडम मेटिंग की वजह से वेरिएशन नहीं आता, नो नेचुरल सिलेक्शन वाला फैक्टर काम नहीं करता, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला फैक्टर काम नहीं करता, माइग्रेशन वाला फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि ये सारे एवोल्यूशनरी फैक्टर हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं करते, इसीलिए वहाँ पर अर्ली फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता और इसीलिए हम उसे नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे फीचर्स हमें याद रखने हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। Hardy-Weinberg population is always applicable
ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन लार्ज पॉपुलेशन। याद रखें कि हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन का ये जो कंसेप्ट है ये स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए नहीं है, इट इज फॉर द लार्ज पॉपुलेशंस। सो अगर स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरीके का आता है? अभी जो भी कंसेप्ट हमने स्टेटमेंट से पढ़े हैं अब उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम द कंसेप्चुअल पार्ट। जो कंसेप्चुअल पार्ट है, नॉन कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वहां से है। कोशिश करें इस क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की। द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कम फ्रॉम considering what happens when Mendelian genes act on population. The model predicts that there will be no change in allelic frequency. यही तो बात अभी हमने की when. So according to the model of Hardy-Weinberg concept, allelic frequency में changes कब नहीं देखने को मिलेंगे? Migration into a population occur at a steady rate. अगर migration काम करेगा तो allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि चेंज नहीं आने वाला ऐसा कौन सा फैक्टर है? क्वेश्चन सिंपली आपसे जानना चाहता है कि कौन सा ऑप्शन हार्डी वेनबर्ग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हार्डी वेनबर्ग फीचर्स में माइग्रेशन को नहीं बताया जाता, दैट इज नो माइग्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन सफर्स अ बॉटलनेक इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये वाला फैक्टर भी काम नहीं करता, ये फीचर भी हार्डी वेनबर्ग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द रेयर न्यू म्यूटेशंस भी काम नहीं करने चाहिए। अगर म्यूटेशन काम करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करेगा और माइग्रेशन काम करेगा तो फिर पॉपुलेशन में एवोल्यूशनरी चेंजेस आने लगेंगे। एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे तो allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, और ये कह रहे हैं कि नो चेंज इन allelic फ्रीक्वेंसी किस वजह से देखने को मिलेगी? सो इन सब की वजह से allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज देखने को मिलेगा। आंसर होना चाहिए फोर्थ वन, दैट इज नो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस इज एट वर्क। अगर एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस काम नहीं करेंगे, एवोल्यूशनरी फैक्टर्स किसी पॉपुलेशन पे काम नहीं करेंगे तो allelic फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नाउ जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन का, वो आपके समझ में आया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्या है ये क्वेश्चन? The Hardy-Weinberg principle states that allelic frequencies in population will remain constant over a generation if certain assumptions made. ये तो हमने पहली बात कर रखी है कि allelic frequency हमेशा constant रहेगी अगर कुछ बातें population के ऊपर काम न करें, कुछ फैक्टर्स पॉपुलेशन के ऊपर काम न करें, या कुछ assumptions अगर ध्यान में रखे जाएं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हार्डी वेनबर्ग, या कौन कौन से अजम्पशंस हैं जिन्हें हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन में कंसिडर किया गया है? सो रैंडम मीटिंग, जी हाँ होनी चाहिए रैंडम मीटिंग, सही बात है। मेट चॉइस वाली मीटिंग नहीं होनी चाहिए। स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? नहीं, इट इज एप्लीकेबल ऑन लार्ज पॉपुलेशन। तो जो भी मैं टिक कर रहा हूं ये हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन के फीचर्स हैं। लैक ऑफ म्यूटेशन, जी हाँ लैक ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। डायरेक्शनल सिलेक्शन, नहीं, डायरेक्शनल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन का फीचर नहीं है। सो हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन का फीचर है कि रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन, जी हाँ ये भी सही है। लैक ऑफ म्यूटेशन, ये भी हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन का फीचर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये भी जरा ध्यान से देखें। विच ऑफ द अबव फैक्टर विल कॉज चेंजेस इन allelic फ्रीक्वेंसी? आपसे हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे गए, आपसे वो सारे फैक्टर्स पूछे गए जिनकी वजह से चेंजेस आते हैं। इसमें फैक्टर्स विल कॉज चेंजेस इन allelic फ्रीक्वेंसी, मतलब इवॉल्विंग पॉपुलेशन के फीचर्स पूछे हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जहाँ पर होंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन जहाँ पर भी है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो
नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का फीचर है। देन द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज डी वाला फैक्टर, ये भी हार्डी-वेनबर्ग का फैक्टर है या फीचर है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा? कॉज चेंजेस इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी, तो वो होगा मेट चॉइस, अगर सिलेक्टिव मेटिंग होगी, सेक्सुअल सिलेक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, यस, ये हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन नहीं होती, स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन अगर होगा तो भी वेरिएशन आएंगे, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी सी एफ, ये सारे के सारे फैक्टर्स एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस इंड्यूस कराएंगे। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना है, देन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना, आपका आंसर आपके सामने होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, आप कोशिश करें इसे सॉल्व करने की, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन दे रखा है। इमेजिन that you observe an increase in the frequency of brown coloration genes and a decrease in the frequency of green coloration genes in a beetle population। कोई बीटल की पॉपुलेशन थी जिनके अंदर अलग अलग कलर के बीटल्स थे और उनकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी है, उनमें इंक्रीज एंड डिक्रीज देखने को मिल रहा है। Any combination of the mechanism of microevolution might be responsible for the pattern, but which is least likely to be true? आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन है जो उस फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वजह से मिनिमम चेंजेस आते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। सो नेचुरल सिलेक्शन होगा तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो हो सकता है ऊपर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं जीन की फ्रीक्वेंसी में, वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो सकता है। जीन फ्लो की वजह से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। रैंडम मेटिंग अगर काम करे तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा या बहुत ही कम, न के बराबर आएगा। सो दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि रैंडम मेटिंग किसका फीचर है? हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन का फीचर है, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का फीचर। तो ये हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी द 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाई करें जो भी हमने बातें पढ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज डेविएशन फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेविएशन फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन देखने को मिलेगा? सो स्मॉल पॉपुलेशन साइज, जी हाँ, इसकी वजह से देखने को मिलेगा डेविएशन। रैंडम मीटिंग की वजह से नहीं देखने को मिलेगा। लैक ऑफ सिलेक्शन प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। नो म्यूटेशन नहीं देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज डेविएशन फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? तो स्मॉल पॉपुलेशन साइज विल बी द आंसर। स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगी तो यहाँ पर एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, और एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया तो उसे हम हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। ये सारे के सारे फीचर्स, दैट इज रैंडम मेटिंग, लैक ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, नो म्यूटेशन, ये सारे के सारे किसके फीचर्स हैं? हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन के फीचर्स हैं, और हमें डेविएशन बताना है। नेक्स्ट, अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। जब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आता है और उसे कैसे आसानी से समझ के सॉल्व किया जा सके। तो बड़ा सिंपल तरीका है, कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, टफ नहीं होते। बस एक बार कुछ ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी भी कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ जाए तो हमें 2 फॉर्मूलाज हमेशा याद रखने हैं। द फर्स्ट फार्मूला व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग, दैट इज P + Q = 1। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया जाए, टू कैलकुलेट द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। कोई हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन दे रखी है, उसके अंदर पूछ रखा है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
यहाँ पर P का मतलब क्या है? दैट P इज रिप्रेजेंटिंग द एनी डोमिनेंट अलील. सपोज कैपिटल A इज एनी टाइप ऑफ डोमिनेंट अलील. तो डोमिनेंट अलील को जब कभी भी कैलकुलेट करना हो, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी अगर कभी भी कैलकुलेट करनी हो, तो हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना होता है? P कैलकुलेट करना होता है. सो P इज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट अलील. Q क्या रिप्रेजेंट करता है? सो Q इज रिप्रेजेंटिंग द रिसेसिव अलील. ये है रिसेसिव अलील. सो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं. सो P कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको डोमिनेंट अलील कैलकुलेट करना है. अगर डोमिनेंट अलील बोल रखा है तो आपको P कैलकुलेट करना है, ये समझ में आना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड, दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये वाला, दैट इज P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमेशा किस चीज के लिए करते हैं? जब आपको कैलकुलेट करना हो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. जीनोटाइप का मतलब कि जब दो अलील्स की कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है. कभी कभार क्वेश्चन में सीधे सीधे जीनोटाइप लिख दिया होगा, नहीं तो लिखा होगा इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालें. इंडिविजुअल्स मतलब किसी ऐसे मेंबर की बात हो रही है, किसी ऐसे इंडिविजुअल की बात हो रही है जिसके अंदर दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स पाए जा रहे हैं, मतलब अलील्स पाए जा रहे हैं. सो यहाँ पर P का क्या मतलब है? P स्क्वायर का क्या मतलब है? P स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग दिस जीनोटाइप. दिस जीनोटाइप इज व्हाट? डोमिनेंट और मोर एक्यूरेटली होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप या फिर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल से क्या मतलब है हमारा? अगर मैं किसी डिप्लॉयड स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो उस डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर हर एक फीचर के लिए दो जीन्स होंगे, और उन दोनों जीन्स को जब हम एक साथ लिखेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? जीनोटाइप कहा जाएगा. तो याद रखें, जीनोटाइप अगर बोल रखा है तो भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, या इंडिविजुअल बोल रखा है तो भी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. तो दोनों ही केसेस में जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो हमें फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर. What is represented by 2PQ? 2PQ क्या रिप्रेजेंट करता है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप या फिर इंडिविजुअल्स. तो ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि कैलकुलेट क्या करना है. Q स्क्वायर का मतलब है स्मॉल a इस जीनोटाइप को, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप या फिर इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है. अगर आप एक बार लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, ये दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे. सो अब शुरू करें कैलकुलेशंस को. सो कैलकुलेशन को शुरू करने से पहले एक बार के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो अगर हमें पता होगा कि कौन कौन से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. सो क्वेश्चन किन किन तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर. सबसे पहला हो सकता है कि हमें बोल रखा हो कि कैलकुलेट द अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील. डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? पी कैलकुलेट करना है. याद रखना, अलील बोला है, जीनोटाइप नहीं बोला. नेक्स्ट हो सकता है क्वेश्चन दे रखा हो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील. रिसेसिव अलील, फिर से रिसेसिव अलील कैलकुलेट करना मतलब क्या कैलकुलेट करना है? क्यू कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्या हो सकता है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट
होमोजाइगस डोमिनेंट्स, याद रखना होमोजाइगस डोमिनेंट्स बोल के रुक गए हैं, इसका मतलब जो भी जीनोटाइप है या इंडिविजुअल्स है उनके बारे में बात की जा रही है। तो इस केस में आपको होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव अगर पूछा गया है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स या जीनोटाइप, तो हमें ये सिंपली कैलकुलेट करना है। आगे उन्होंने लिखा नहीं अलील या फिर बाकी चीज़ें, तो सिंपली हमें समझ जाना है कि कैलकुलेट करना है, क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट्स। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट्स कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, 2pq कैलकुलेट करना है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट्स का मतलब ये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और क्या क्या पूछे जाते हैं, सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स और जीनोटाइप। अब याद रखें कि जब किसी पॉपुलेशन के अंदर आप डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की बात करते हो, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स तो डोमिनेंट फिनोटाइप शो ही करते हैं, बट हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स भी तो डोमिनेंट फिनोटाइप ही शो करते हैं। सो इसका मतलब कैपिटल ए यहाँ पर फिनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट। कैपिटल ए यहाँ पर भी फिनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट। तो जब कभी भी दे रखा हो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, स्पेसिफाई नहीं किया है होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो हमें दोनों भी कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स और जीनोटाइप्स विथ एट लीस्ट वन डोमिनेंट अलील। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि ऐसे इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बताएं या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बताएं जिनके पास एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील है। तो इस केस में इस जीनोटाइप में तो दोनों भी डोमिनेंट अलील है, मतलब आपको पी स्क्वायर निकालना है। और प्लस अगर हेटेरोजाइगस को देखा जाए तो यहाँ पर भी एक डोमिनेंट अलील तो है, तो एटलीस्ट एक डोमिनेंट अलील यहाँ पर भी है, तो आपको 2pq भी निकालना है, मतलब आपको पी स्क्वायर प्लस 2pq कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट और क्या ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चंस में, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स और जीनोटाइप्स विद एटलीस्ट वन रिसेसिव अलील। जब रिसेसिव पूछा गया हो तो आपको ये कैलकुलेट करना है, एटलीस्ट वन रिसेसिव अलील। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल ए तो दोनों अलील रिसेसिव है, और हेटेरोजाइगस के पास एटलीस्ट एक अलील तो रिसेसिव है ही है, तो दोनों भी कैलकुलेट करना है। दैट इज यस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। नेक्स्ट और क्या हो सकता है ट्विस्ट क्वेश्चंस में, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप विद टू डोमिनेंट अलील, स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने। अब आपको ऐसे जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी जिसमें दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं, तो दोनों डोमिनेंट अलील तो सिर्फ और सिर्फ इस जीनोटाइप में ही आएंगे, तो आपको पी स्क्वायर निकालना है। और अगर लिख रखा है दोनों रिसेसिव अलील, दैट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप विद टू रिसेसिव अलील्स, तो आपको क्यू स्क्वायर निकालना है। तो क्वेश्चंस की जो भी लैंग्वेज है वो हमें आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। एक बार के लिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देख लें। सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चंस व्हाट इज जनरली आस्क्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर अब आगे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। बहुत ही इजी कैलकुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन सैम्पल क्वेश्चन, कैलकुलेट करने की कोशिश करें। इन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और पॉपुलेशन 98 आउट ऑफ 200 इज शोइंग अ रिसेसिव फिनोटाइप। फिनोटाइप बोला है, इसका मतलब रिसेसिव फिनोटाइप कब निकल करके आता है, जब कंडीशंस कैसी हो, स्मॉल ए, मतलब ये वाली सिचुएशन दे रखी है, मतलब आपको क्या दे रखा है, क्यू स्क्वायर दे रखा है। विथ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, 2pq कैलकुलेट करना है, और वो भी कैसे, परसेंटेज वाले फॉर्म में कैलकुलेशन करना है। तो
गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, दैट इज क्यू स्क्वायर, और पूछा क्या गया है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का परसेंटेज। तो इंफॉर्मेशन दी है 98 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स के बारे में, वो कैसे है, रिसेसिव फिनोटाइप शो करते हैं। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 98 की बजाय यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, 49/100। क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, एंड देन इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0.49, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.49 को हमने अंडर रूट रख दिया, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.7। अब अगर Q इज इक्वल टू 0.7 है तो P कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला लगेगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3। तो हमारे पास P का वैल्यू भी है, Q का वैल्यू भी है, और फाइंड आउट क्या करना है, 2PQ। तो 2 इंटू P की वैल्यू क्या है, देखिए 0.3 एंड देन 0.7, और आंसर आ जाएगा 7×21.42। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी गई है। परसेंटेज पूछा गया है तो फ्रीक्वेंसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा परसेंटेज, दैट इज 42%। 42% इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है। सिंपल सा तरीका है, गिवन क्या है वो फाइंड आउट करें सही तरीके से, और पूछा क्या गया है वो फाइंड आउट करें, और कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन देखें, दैट इज if 51% of population carry at least one copy of recessive allele। तो क्या दे रखा है, ध्यान से देखें एक बार। 51% पॉपुलेशन कैरी एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ रिसेसिव allele। तो दे क्या रखा है, क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ दे रखा है, एटलीस्ट वन रिसेसिव कॉपी। तो हमें दोनों जगहों पर देखने को मिलेगी, रिसेसिव इंडिविजुअल में देखने को मिलेगी और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में भी देखने को मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 51%। पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, मतलब P की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, डोमिनेंट अलील मतलब P। तो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचें एक बार और फिर शुरू करें। सो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इस फॉर्मूला की दे रखी है, और यहाँ तक की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी गिवन है। सो पी स्क्वायर प्लस, अब इस 51% को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। 51% को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, 51/100, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.51 लिखा जा सकता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देन ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है या ये वैल्यू है, दैट इज 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, ये दे रखा है, दैट इज 0.51 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, पी स्क्वायर 1 में से हमें माइनस करना है 0.51, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, ये आ गया पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर आ गया तो पी कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 49, पी इज इक्वल टू 0.7, आंसर आ गया हमारा, पी इज इक्वल टू 0.7। सो इस तरीके से इजी क्वेश्चंस होते हैं। नाउ थर्ड सैम्पल क्वेश्चन को एक बार देख लें। थर्ड सैम्पल क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन हार्डीवनबर्ग पॉपुलेशन पी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.7, क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, टोटल कितने लोग हैं उस पॉपुलेशन के अंदर,
60 इंडिविजुअल्स हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, 2pq फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नंबर बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है, फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताना है। तो सिंपल है, हमारे पास p भी दे रखा है, q भी दे रखा है। सो यहाँ पर 2 इंटू 0.7 इंटू पॉइंट p क्या आ जाएगा 0.42। ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, पूछा क्या गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक बार इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 42%। लेकिन 60 का 42% क्या होता है, 60 का 42% निकालना है आपको। 60 का 42% जब आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 25.2 इंडिविजुअल्स। सो 2pq हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल्स हैं वो आ जाएंगे 25.2 के आसपास। तो ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल सिंपल होते हैं, बस एक बार हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। नाउ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और इन सैम्पल क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। जो भी हमने ट्रिक्स डिस्कस किए हैं, जो भी तरीके डिस्कस किए हैं, उनके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है, और सही जो भी आंसर आ जाएगा उस आंसर को आपको पोस्ट कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। सो ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। या इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है आपके लिए टफ जाए। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ द रिसेसिव डिजीज दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, कोई रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज मतलब कब होगा, जब दोनों ही जीनोटाइप कैसे होंगे, इस तरीके के, तभी ये डिजीज होगा। या दोनों ही जीनोटाइप इस तरीके के होंगे जब डिफेक्टेड जीन, दोनों डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होंगे, तभी होता है रिसेसिव जीन जो है डिजीज। इसका मतलब क्यू स्क्वायर दे रखा है। क्यू स्क्वायर क्या दे रखा है, क्यू स्क्वायर दे रखा है 1 आउट ऑफ 1 2 3 4। सो 10,000 में से एक इंडिविजुअल के अंदर ये डिजीज होती है, ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखा है। पूछा क्या गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर जीनोटाइप। कैरियर जीनोटाइप्स मतलब, कैरियर का मतलब होगा हेट्रोजाइगस इस तरीके के, इनके बारे में पूछा गया है, और इनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, आइए शुरू करें। सो क्यू स्क्वायर दे रखा है, क्यू कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, अंडर रूट रख देना है सबको, 1 2 3 4, और आंसर आ जाएगा 1/100। तो अगर Q इज इक्वल टू 1/100 है तो P क्या होगा, P होगा 99/100। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हेट्रोजाइगस मतलब 2pq निकालना है। तो 2pq निकालना मतलब 2 इंटू पी की वैल्यू क्या दे रखी है 99/100 इंटू 1/100। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें कि 2 इंटू 0.99 इंटू 0.01, यही दे रखा है। अब अगर हम 99 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आ जाएगा, कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। सो 2 इंटू 0.99 ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। अब 0.99 इंटू 2, 0.99 इज नियर टू द 1, इसको 1 अगर मान ले तो आंसर हमारा क्या आएगा 2। सो अब अगर लॉजिकली देखें तो आंसर हमारा आ चुका है। ठीक, सो 2 इंटू 0.99 को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाइड तरीके से 2 विल बी द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 0.99 को हमने 1 मान लिया, और जब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा।
सो ऐसा कोई आंसर आना चाहिए जो कि 2 के करीब हो, ठीक है? नाउ यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी निकल कर के आ गया, परसेंटेज निकालना है तो भी वही चीज़ आ जाएगी। सो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 के आस-पास आएगा और 2 के आस-पास कौन-सी वैल्यू है यहाँ पर? सी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ हार्डी-वेनबर्ग। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड you have enjoyed that entire session. And if you have any queries, so you can post your queries into the group. Definitely that query will be solved by us. So I want to give thanks to the organizing committee members for this opportunity to express my information, my knowledge in front of the NetSet aspirant. For more details, and if you have any query regarding all these concepts, you can post your queries on the group and definitely will solve that entire thing. So I hope, thank you dear students, thank you so much. Thank you.